स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था मगध साम्राज्य का प्राचीन इतिहास और उसके प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो मगध साम्राज्य का सबसे जो प्राचीन वंश था वो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के बाद एक दूसरे जो नए वंश की स्थापना होती है उसे हम हर्यक वंश कहते हैं, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश के जो सबसे अंतिम राजा थे उनका नाम नागदशक था। उन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में हम शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं। इसी वंश के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, इस वंश की कौन सी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे नंद वंश के बारे में और नंद वंश के पतन के बारे में। तो आइए अब हम आपको बताते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश के बारे में जैसा कि हम आपको बताते हैं कि 483 ईसा पूर्व जो शिशुनाग था वो हर्यक वंश के जो सबसे अंतिम राजा थे नागदशक, उनकी हत्या करता है। ये उनका अमात्य होता है और ये बनारस का राज्यपाल भी रहता है। अर्थात शिशुनाग राजा बनने से पूर्व बनारस का राज्यपाल, जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत था, वो उसका गवर्नर बनाया जाता है। इसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती है कि वो हर्यक वंश के जो सबसे अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या कर स्वयं सम्राट बन बैठता है। इसमें वहाँ की जनता भी उसका साथ देती है और ये 483 ईसा पूर्व मगध का सम्राट बनता है। और इससे पहले ये बनारस का गवर्नर था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, अर्थात शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। मतलब शिशुनाग के समय जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह वैशाली थी। शिशुनाग के बारे में, जो शिशुनाग थे, इसके बारे में एक किंवदंतियाँ या इसको कह सकते हैं दंत कथा है कि जो शिशुनाग था यह वैशाली के राजा और वहाँ के एक नगरवधु के बीच के प्रणय संबंध से उत्पन्न हुआ पुत्र था। इसकी बचपन में रक्षा एक नाग ने की थी, इसलिए इसे शिशुनाग नाम दिया गया। इसी के नाम पर ही इसने अपने वंश की जो स्थापना की, उस वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा। इसने अवंती की विजय भी की, साथ ही साथ शिशुनाग ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए। शिशुनाग वंश के बाद इस वंश के जो शासक थे वे काफ़ी कमज़ोर और अदूरदर्शी साबित हुए। लेकिन इसी वंश में एक और शासक उत्पन्न होता है जिसे हम काकवर्ण या कालाशोक के नाम से जानते हैं। वो काकवर्ण या कालाशोक के नाम से जानते हैं। वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि काकवर्ण या कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वैशाली राज्य में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वैशाली राज्य में। यह भी राजा बहुत ही शक्तिशाली नहीं था, दूरदर्शिता का इसमें अभाव था, सत्ता इसकी कमज़ोर थी, प्रजा पे नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से नहीं था। इसलिए इस हत्याओं के क्रम में इस राजा की भी हत्या कर दी जाती है, कालाशोक की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना इतिहास के फलक पर होती है, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो नंद वंश के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना जो होती है 364 ईसा पूर्व होती है। नंद वंश की स्थापना कालाशोक की हत्या करने के बाद होती है। 364 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना का श्रेय उग्रसेन या महापद्म नंद को जाता है। उग्रसेन या महापद्म नंद को कई इतिहासकारों ने बताया कि ये नीच कुल या शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। लेकिन अभी भी महापद्म नंद के बारे में यह
क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि यह किस कुल में उत्पन्न हुआ था। फिर भी माना जाता है कि महापद्मनंद जो था वो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि जो पुराण थे वे महापद्मनंद को सर्वछत्रांतात्मक की उपाधि से विभूषित करते थे। सर्वछत्रांतक की उपाधि मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, या द्वितीय परशुराम की संज्ञा इसे देते थे। महापद्मनंद के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें इसकी जो सबसे मजबूत सेना थी वो गजावरोही थी, जो कि हाथियों की सेना थी। इसके बाद अश्व सेना थी और पैदल सेना थी। इसके सेना में सेनानियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके पास बहुत ज़्यादा हाथी, रथ, घोड़े एवं हथियारों से सुसज्जित इसकी सेना बहुत ही विशाल थी और सभी क्षत्रियों का नाश करते हुए, सभी क्षत्रियों को हराते हुए इसने मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ी भूसीमा तक कर दिया गया। कहा जाता है कि महापद्मनंद ने कलिंग के कुछ क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया था। ऐसा विवरण हाथी गुम्फा के अभिलेख से प्राप्त होता है। चूँकि महापद्मनंद के पास बहुत ही विशाल सेना थी, इसकी प्रशासनिक और दूरदर्शिता बहुत ही बेहतर थी, इसलिए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक कर दिया था। इसने जो अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में क्रमशः कई युद्ध लड़े और उन युद्धों में इसने सफलता प्राप्त की। लेकिन महापद्मनंद की मृत्यु होने के बाद इसके क्रम में जो और शासक आए नंदवंश के क्रम में, वे क्रमशः काफ़ी कमज़ोर साबित हुए, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं थी। प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रजा पर उनका नियंत्रण नहीं रहा और धीरे धीरे नंदवंश की जो सत्ता थी वो अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। नंदवंश के इसी क्रम में जो नंदवंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसे हम अग्रामेश या धनानंद कहते हैं, वह नंदवंश का सबसे अंतिम शासक होता है। कहा जाता है कि धनानंद के पास महापद्मनंद द्वारा जो विशाल सेना थी उसका पुनर्नियोजन करके इसने भी बहुत बड़ी सेना एकत्रित कर ली थी और धनानंद जो था वो एक बहुत ही क्रूर, निक और स्वच्छंद शासक था। यह प्रजा पर नए नए करों का आरोपण करता था और प्रजा से करों का जो राजस्व एकत्र था वो जबरन वसूलता था। प्रजा पर कई प्रकार के कर लगाकर इसने अपनी प्रजा को बहुत ही परेशान कर दिया था। वहाँ की प्रजा अब इस मुक्ति में थी कि किसी भी तरीके से धनानंद से उसे मुक्ति मिले। वो इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि उन्हें वह मौका मिल गया। कहा जाता है कि धनानंद ने अपनी प्रजा पे जो कर लगाए, इन्होंने क्या किया कि धनानंद ने छोटे छोटे कर पेड़ पौधों पे कर, पत्थरों पे कर, दूध वाले जानवरों पे कर, झोपड़ियों पे कर, गोंद पर कर, अर्थात कोई ऐसी वस्तु नहीं बची थी जिस पर करारोपण न किया गया हो। अर्थात प्रजा से अतिरिक्त राजस्व की वसूली हुई और प्रजा पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। धनानंद ने इस जो है वसूली से या राजस्व एकत्रित से जो धन इकट्ठा किया था, कहा जाता है कि उसे गंगा नदी के गर्भ में छिपा दिया था। अर्थात इसने 80 कोटि धन, बताया जाता है कि 80 कोटि धन इसने गंगा नदी में छुपा के रखा था। वहाँ की प्रजा इसके अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह अब मुक्ति के तलाश में थी। लेकिन उसे कोई ऐसा राजा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था जो इससे उनको मुक्ति दिलाए। ठीक इसी समय इतिहास के फलक पर चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक नए व्यक्ति का पदार्पण होता है, जो कि चाणक्य की सहायता से तथा नंदवंश तथा मगध के जो प्रजा थी उनकी सहायता से धनानंद की हत्या करता है, धनानंद का अंत करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे मौर्य वंश के नाम से हम जानते हैं। मौर्य वंश प्राचीन इतिहास में सबसे प्रभुत्वशाली वंश माना जाता है और सबसे
प्रभुशाली के साथ साथ सबसे प्रसिद्ध जो है वंश के रूप में भी ये जाना जाता है। कहा जाता है नंद वंश में कि जो अपनी विशेषता थी वो ये थी कि नंद वंश में ब्राह्मणों का प्रायः बहुत सम्मान होता था। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि भी दी जाती थी, साथ साथ ब्राह्मणों का सम्मान नंद वंश में हमेशा होता रहता था। लेकिन अंत में नंद वंश की शिथिलता, उसके जो अंतिम राजा थे धनानंद, उसके क्रूर, उसके अत्याचार से त्रस्त होकर जनता ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और धनानंद से उस जनता को मुक्ति मिली और इतिहास पर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। इस मौर्य वंश के बाद इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, अब वह हमारा एक नए आयाम में आगे ढलता है। तो आज हम आपको मगध साम्राज्य के पूरे प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा चुके हैं। कल की क्लास में हमारा होगा विदेशियों का आक्रमण। मतलब इसी प्राक मौर्य युग में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विदेशियों ने, जिसमें ईरानी एवं यूनानी प्रमुख थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी और उनके आक्रमण का भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम आपको पढ़ाएंगे कल के लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर मगध वंश के प्राचीन इतिहास के साथ ख़त्म होता है। हम आपसे मिलते हैं नए क्लास में एक नए लेक्चर द इन्वेजन ऑफ, जो है आपके जो आक्रमण हैं वो विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, मतलब विदेशी फॉरेनर इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से विदेशी आक्रमण में ईरानी एवं यूनानी ही 2 प्रमुख थे। उसको हम आपको पढ़ाएंगे कल के लेक्चर में। तो आज की क्लास हमारी इसी लेक्चर के साथ यहीं समाप्त होती है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हमारा टॉपिक ख़त्म होता है वो हम आपको कराते हैं। जब कभी फर्दर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो हमने आपको जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड इतिहास के कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कहता है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।